और ये लहर अगर पूरे देश में चल गई तो हमारे देश में वो हो जाएगा जो करने का सपना कभी इस देश में लोकमान्य तिलक देखते थे या महात्मा गांधी देखते थे। वो चाहते थे कि सारा का सारा देश संपूर्ण स्वदेशी बने। वो बनने में थोड़ी रुकावट आ गई थी। अब इस रुकावट को दूर करने का एक बहुत अच्छा मौका हमको मिला है, इसलिए ये सारा का सारा अभियान पूरे देश में चलाने की आज जरूरत है। सीधा सा एक सूत्र अपने जीवन में लागू करना होगा कि आज के बाद कल से हमारे जीवन में किसी भी अमेरिकी कंपनी का सामान नहीं आएगा, किसी भी जापानीज कंपनी का सामान नहीं आएगा। तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका सामान आपके जीवन में नहीं आना चाहिए कल से? सबसे बदमाश, बेईमान और खतरनाक अमेरिकी कंपनी है पेप्सी कोला। तो पेप्सी पीना बंद कर दीजिए, कोका कोला पीना बंद कर दीजिए। हम कोका कोला नहीं पिएंगे, हम पेप्सी कोला नहीं पिएंगे। अमेरिका को हमारी पाबंदी का जवाब हम देंगे। तो पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, तो आपके मन में आएगा राजीव भाई थम्स अप पी लें क्या? थम्स अप भी नहीं पिएंगे, क्योंकि पहले ये थम्स अप हमारा था, स्वदेशी था, अब ये अमेरिकी हो गया। पहले पार्ले प्रोडक्ट हमारे देश का था, स्वदेशी था, अब ये पार्ले प्रोडक्ट अमेरिकी कंपनी कोका कोला ने खरीद लिया। तो हम पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, थम्स अप नहीं पिएंगे, लिम्का नहीं पिएंगे, सिट्रा नहीं पिएंगे, ये सब पीना बंद करेंगे, क्योंकि ये सब का सब अमेरिकी कंपनियों का सामान है। तो अमेरिका को सप्लाई लाइन बनी हुई है हमारे देश से, थ्रू पेप्सी कोला, थ्रू कोका कोला, थ्रू थम्स अप। माने ये जितनी अमेरिकी कंपनियां हैं, इनके माध्यम से हमारे देश की सप्लाई लाइन अमेरिका जाती है। माने हमारे देश का हजारों करोड़ रुपया अमेरिका जाता है। ये पेप्सी कोला, कोका कोला जैसी कंपनियां एक साल में हमारे देश में 2000 करोड़ रुपए का धंधा करती है। तो ये 2000 करोड़ रुपया हम दुश्मन की कंपनियों के हाथ में क्यों दें? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है और सबसे ताकतवर तरीका है कि सारा देश पेप्सी कोला पीना बंद करे, कोका कोला पीना बंद करे, थम्स अप पीना बंद करे, लिम्का सिट्रा पीना बंद करे। और हम सब ये पीना बंद करें। इसके साथ साथ हमारे देश में जो व्यापारी भाई हैं, जो पेप्सी बेच रहे हैं, कोका कोला बेच रहे हैं, थम्स अप बेच रहे हैं, लिम्का बेच रहे हैं, वो राष्ट्र की खातिर, राष्ट्र के सम्मान की खातिर इन सबको बेचना बंद करें। मैं इस देश के सारे व्यापारी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि एक तरफ राष्ट्र की जनता अगर पेप्सी कोका कोला का बहिष्कार कर रही है, तो हमारे देश के व्यापारी भाइयों को भी ये बेचना बंद करना चाहिए, उनको भी इसका बहिष्कार करना चाहिए। तो फिर आप पूछेंगे वो क्या बेचें? गन्ने का रस बेचें, सबसे अच्छा। नारियल का पानी बेचें, उससे भी अच्छा। संतरे का रस बेचें, मौसमी का रस बेचें, दही की लस्सी बेचें, दही की छाछ बेचें, कोकम बेचें, रुआवजा का शरबत बिकता है, नींबू का शरबत बिकता है, और कुछ नहीं है तो ठंडा पानी पिलाएं। गर्मी के दिनों में बहुत पाप नहीं, पुण्य का काम है। तो ठंडा पानी पिलाएं सबको, शीतल जल पिलाएं, कहीं कुछ नहीं मिलता है तो इससे अच्छा और कोई दूसरा तरीका नहीं। तो हम खरीदेंगे नहीं और वो बेचेंगे नहीं। और मुझे खुशी है कि ये काम शुरू हो गया है। पूना में, दक्षिणी पुणे का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है पेप्सी कोला का, उस दिन मंच पर आकर 3 दिन पहले उसने सामने से पूना के लोगों के सामने कसम खाई कि मैं आज के बाद इस पेप्सी कोला की डिस्ट्रीब्यूटरशिप छोड़ दूंगा। उसने पेप्सी कोला बेचना बंद कर दिया। उसी पुणे शहर में एक दुकानदार है, आप देखिए कैसे कैसे स्वामी भक्त, देशभक्त लोग इस देश में। एक दुकानदार है जिसने आके मंच पर घोषणा की कि उसकी दुकान ही चलती है, परदेशी माल बेचता है, उसकी पूरी दुकान में परदेशी सामान बिकता है। और उस दुकानदार के शब्दों के अनुसार उसने कहा कि मेरी एक दिन की बिक्री कम से कम 4 लाख रुपए की है, लेकिन मैं आज कसम खाता हूं आपके सामने कि मैं इस दुकान को ताला डाल दूंगा। और मैं गया दूसरे दिन देखने, उसने दुकान पर ताला ही डाला है। तो ऐसे लोग भी इस देश में निकल रहे हैं। मैं पंढरपुर गया था अभी, पंढरपुर में मेरा जाहिर व्याख्यान था। तो पंढरपुर के मेरे जाहिर व्याख्यान में पंढरपुर का एक व्यापारी भाई आया मंच पर, जो दवाएं बेचने वाला वहां का सबसे बड़ा व्यापारी है, सबसे बड़ा केमिस्ट और ड्रगिस्ट है वो। उसने मंच पर आकर घोषणा की कि राजीव भाई मैं कसम खाता हूं आज से कि मैं अमेरिकी कंपनियों की दवाएं नहीं बेचूंगा अपनी दुकान से। तो फाइजर की दवाएं नहीं बेचेगा वो,
अमेरिकन लेबोरेटरीज की दवाएं नहीं बेचेगा, एली लिली की दवाएं नहीं बेचेगा। ये जितनी अमेरिकी इन कंपनियों की दवाएं हमारे देश में बिकती हैं, वो व्यापारी भाई ने कहा कि मैं नहीं बेचूंगा। तो उस दिन मैंने पंढरपुर के डॉक्टर भाइयों से अपील की थी कि अगर ये व्यापारी भाई तैयार है अमेरिकी कंपनियों की दवाएं नहीं बेचेगा, तो हमारे डॉक्टर भाइयों को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि वो अमेरिकी कंपनियों की दवाएं लिखेंगे नहीं किसी भी मरीज को। तो हमारे डॉक्टर अगर अमेरिकी कंपनियों की दवाएं लिखेंगे नहीं तो व्यापारी बेचेंगे नहीं। तो ये बराबर समझौता बैठता है और ये संधि बैठती है और हम अमेरिकी चुनौती का जवाब देने में सक्षम हैं। तो इसलिए मैंने आपसे अपील की कि आपके मोहल्ले में, आपकी गली में जो पेप्सी कोला की बिक्री करने वाले हैं, कोका कोला की बिक्री करने वाले हैं, उनका धंधा करने वाले व्यापारी हैं, उनके पास आप जाइए, उनसे निवेदन करिए और उनकी राष्ट्रभक्ति को थोड़ा सा हिट करिए और कहिए कि आज राष्ट्र के सामने ये जो संकट खड़ा हुआ है, उसमें हम चाहते हैं कि आप राष्ट्र के साथ खड़े हो, ना कि पेप्सी कोला के साथ, ना कि कोका कोला के साथ। तो ऐसे लोग मिलेंगे आप। और ये लहर अगर पूरे देश में चल गई तो हमारे देश में वो हो जाएगा जो करने का सपना कभी इस देश में लोकमान्य तिलक देखते थे या महात्मा गांधी देखते थे। वो चाहते थे कि सारा का सारा देश संपूर्ण स्वदेशी बने। वो बनने में थोड़ी रुकावट आ गई थी। अब इस रुकावट को दूर करने का एक बहुत अच्छा मौका हमको मिला है, इसलिए ये सारा का सारा अभियान पूरे देश में चलाने की आज जरूरत है। तो आप नहीं पिएंगे पेप्सी, कोका, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, और व्यापारी भाई उसको बेचेंगे नहीं। ये दो काम करने हैं हमको। और इसलिए नहीं पीना है पेप्सी कोला और इसलिए नहीं बेचना है पेप्सी कोला क्योंकि ये पीने लायक नहीं है और बेचने लायक नहीं है। पेप्सी कोला में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोका कोला में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पीने लायक हो। क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जहरीली गैस है, सोडियम ग्लूटामेट नाम का जहर है, पोटेशियम सॉर्बेट नाम का जहर है, लेड एसीटेट नाम का जहर है, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल नाम का जहर है। और चारों के चारों जहर जिस बोतल में मिले हों वो लहर पेप्सी नहीं है, जहर पेप्सी। इसलिए मत पीजिए क्योंकि ये पीने लायक नहीं। और ये जितने जहर के नाम मैंने आपको लिए, सोडियम ग्लूटामेट, पोटेशियम सॉर्बेट, लेड एसीटेट, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के सब जहर कैंसर करते हैं और आपकी दोनों की दोनों किडनियां फेल कर सकते हैं। आपके शरीर में दो किडनी हैं और अगर वो दोनों खराब हो गई तो आपका जीवन बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। यूरोप और अमेरिका में बहुत पेप्सी पीते हैं लोग, बहुत कोका कोला पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पीते हैं, इसलिए वहां किडनी भी सबसे ज्यादा फेल होती है। और अमेरिका में जब किडनी फेल हो जाती है किसी की तो कोई किसी को दान नहीं करता क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में दान करने की परंपरा नहीं है। और तीसरा इसलिए भी नहीं पिएंगे कि ये पेप्सी कोला, कोका कोला बनता है 70 पैसे में और बिकता है 10 रुपए में। हजारों प्रतिशत का मुनाफा है पेप्सी कोला, कोका कोला बेचना। तो 70 पैसे में जो बोतल बनती है अगर वो 10 रुपए में बिक रही है तो आप प्रॉफिट परसेंटेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा हजारों प्रतिशत का मुनाफा है इसमें उनको। इसलिए नहीं पीजिए उसको। तो 33 रुपए का 1 लीटर पेप्सी कोला बिकता है और 10 रुपए का 1 लीटर गाय का दूध मिलता है। काहे को पी रहे हैं पेप्सी कोला, कोका कोला? 10 रुपए लीटर का गाय का दूध पीजिए। 2000 करोड़ रुपए का पूरे साल में हम पेप्सी कोका कोला पीते हैं। अगर वो 2000 करोड़ रुपए का गाय का दूध पिए तो हिंदुस्तान की कम से कम 10-20 लाख गायों को हम जीवन दे सकते हैं। इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं उतने ही पैसे में जितने पैसे में हम पेप्सी कोला पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं। क्योंकि अगर 2000 करोड़ का गाय का दूध पीना शुरू किया आपने जितने पैसे में आप पेप्सी कोला, कोका कोला पीते हैं, तो कम से कम 10-20 लाख गाय कत्ल कारखाने जाने से बच जाएगी। और वो हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो गोबर पैदा करेगी और हिंदुस्तान के लोगों को दवाएं देने के लिए जो मूत्र पैदा करेगी, वो भी इसी देश के काम आएगा। तो पेप्सी बंद करिए, कोका कोला बंद करिए, थम्स अप, लिम्का बंद करिए, गाय का दूध पीना शुरू करिए। इस देश में एक नए तरह की आर्थिक व्यवस्था बनाने में हम सब अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए मत पीजिए ये पेप्सी, कोका कोला। और इसलिए भी मत पीजिए पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं मिलता। आजादी के 50 साल पूरे हो गए।
आजादी के 50 साल के बाद ये इस देश की शोकांतिका है कि हमारे देश के 2 लाख गांव में पीने का पानी नहीं, करोड़ों लोग हमारे देश में पीने के पानी से प्यासे हैं। तो जैसी परिस्थिति हमारे देश में है कि करोड़ों लोग पीने के पानी से प्यासे हैं, वैसी परिस्थिति में अगर हम पेप्सी कोला पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आप राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। इसलिए ये मत करिए। और कभी कभी जब आपके मन में लालच पैदा हो, अभी आज तो मैं कह के जा रहा हूं, 10-15 दिन के बाद कोई आपसे कहेगा लो भाई पी लो, राजीव भाई थोड़ी देख रहे हैं अभी, वो तो गए कह के। तो उस समय आपके मन में लालच आएगा, पीऊं कि ना पीऊं, ले लूं कि ना ले लूं। और जब इस तरह का लालच आपके मन में पैदा हो, जब धर्म संकट में आप फंस जाएं तो क्या करें, वैसी स्थिति के लिए मैं आपको एक सूत्र देकर जा रहा हूं, उसका स्मरण करें अपने जीवन में कि मेरे देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। इस देश में पीने का पानी न मिलने के कारण प्यासे मर जाते हैं कुछ लोग। मैं अभी यवतमाल गया था व्याख्यान देने। जिस दिन मेरा यवतमाल में जाहिर व्याख्यान था, उस दिन मैंने यवतमाल के अखबार में पढ़ी एक खबर कि यवतमाल में एक 25-26 साल का नौजवान पानी न मिलने के कारण तड़प तड़प कर प्यासा मर गया। यवतमाल में यह खबर मैंने पढ़ी थी, लोकमत समाचार नाम का एक अखबार निकलता, उसका मराठी एडिशन निकलता लोकमत, उसमें मैंने पढ़ी। तो मैंने उस समाचार को लिखने वाले संवाददाता से बात की और मैंने उससे पूछा कि भाई आपको उस नौजवान के बारे में खबर मिली, आपने अखबार में छापा, लेकिन ऐसे तो कितने लोग मर जाते होंगे जो कहीं दूर गांव में रहते हैं, जंगलों में आदिवासी वनवासी रहते हैं, जिनको पीने का पानी नहीं मिल पाता होगा। तो संवाददाता ने कहा कि राजीव भाई आपकी बात बिल्कुल बराबर है, हम तो सब गांवों में जाकर खबर ले नहीं पाते क्योंकि हर गांव में तो हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, और दूर दराज जंगलों में कोई आदिवासी वनवासी रहते हैं जो भयंकर गरीबी में जिंदा रहते हैं, उनमें से कितने लोग मर जाते होंगे हमको खुद खबर नहीं मिल पाती कभी। ये तो हमको पता चला क्योंकि शहर में घटना हुई थी, इसलिए हमने इसको अखबार में छाप दिया। तो ऐसे तो कितने लोग हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिलता इस देश में। वैसी परिस्थिति में अगर आपके मन में लालच आ रहा है पेप्सी पीने का, कोका कोला पीने का, तो अपने मन के लालच पर काबू पाने के लिए एक ही मिनट का प्रश्न पूछिए कि मेरे देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, मैं इस परदेशी कंपनी का पानी पीऊं क्या? तो बोतल आपके हाथ से छूटकर गिर जाएगी और आपके मन से जवाब आएगा कि मत पियो। पीना ही है तो नारियल का पानी, नींबू का शरबत, गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसम्मी का रस, दही की छाछ, दही की लस्सी, ये सब हम पिएंगे, लेकिन पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, थम्स अप नहीं पिएंगे। और हम नहीं पिएंगे, अपने किसी मेहमान को भी पीने के लिए नहीं देंगे। ये दोनों बातें एक साथ चलेंगी। और इससे भी एक कदम आगे तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस भी सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे, सोशल फंक्शन में जाएंगे, वो शादी हो, ब्याह हो, बारात हो, किसी की जन्मदिन का कार्यक्रम हो, और अगर वहां कोई पेप्सी बांट रहा है, कोका कोला बांट रहा है, थम्स अप बांट रहा है, तो ऐसे सभी सामाजिक कार्यक्रमों का आप बहिष्कार करिए और उनको ये कहिए कि आज हमारे देश पर इतना बड़ा आर्थिक संकट है, वैसी परिस्थिति में आपको ये पेप्सी कोला बांटते हुए शर्म नहीं आती, कोका कोला बांटते हुए शर्म नहीं आती? तो हमारे देश के जो शर्महीन लोग हैं, जो संवेदनहीन लोग हैं, उनकी संवेदना थोड़ी सी झकझोरिए और उनमें थोड़ी सी संवेदना लाने का काम करिए। तो मेरा आपसे पहला निवेदन है कि आपके घर में ये आएगा नहीं पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, व्यापारी भाई उसको बेचेंगे नहीं, और हम किसी भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे जहां पेप्सी, कोका कोला बटेगा तो हम उन कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे और अपने किसी मेहमान को भी पीने के लिए ऑफर नहीं करेंगे। ऐसे ही मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि आपके घर में एक और अमेरिकी कंपनी का माल सबसे ज्यादा आता है, उसका नाम है कोलगेट पामोलिव। इसका टूथपेस्ट आपके घर में आता है, साबुन आपके घर में आता है, शेविंग क्रीम आपके घर में आती है इस कंपनी की। और ये कोलगेट पामोलिव वो अमेरिकन कंपनी है जो हमारे देश में धंधा करने के लिए आई थी मात्र 50,000 रुपया लेकर, और आज इस कंपनी का एक साल का मुनाफा लगभग 70 करोड़ रुपए का है। तो मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि आपके घर में कोलगेट पामोलिव का कोई भी सामान आएगा नहीं। तो आप पूछेंगे क्या राजीव भाई क्लोजअप खरीद लें, फिर सिबाका ले लें, फॉरहंस ले लें, पेप्सोडेंट ले लें? ये भी मत लीजिए, क्योंकि कोलगेट अमेरिकी कंपनी का है तो क्लोजअप भी विदेशी कंपनी का है, सिबाका भी विदेशी कंपनी का है, फॉरहंस भी विदेशी कंपनी का है।
ये सब के सब परदेशी कंपनियों के टूथपेस्ट हैं। तो किसी को लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टूथपेस्ट करने लायक नहीं है, किसी में भी कोई क्वालिटी नहीं है। कॉलगेट बनाने वाली कंपनी कभी नहीं बताती कि वो कॉलगेट कैसे बनाती। मैं आपको अभी एक जानकारी देना चाहता हूं। मैं अभी दमन गया था, गुजरात में दमन नाम का एक छोटा सा गांव है। दमन गांव में एक भारतीय नौजवान है जो कॉलगेट कंपनी को टूथपेस्ट बना के देता है, पेप्सोडेंट कंपनी बना के देता है। और ये कंपनियां क्या करती हैं आपको मालूम? हमारे देश के लोगों से सामान उत्पादन करवाती हैं, अपना सिर्फ ठप्पा लगाती हैं, पैकेट में बंद करती हैं और मार्केट में बेचती हैं। इनका सिर्फ नाम बिकता है, इनका कोई उत्पादन तंत्र नहीं है। ज्यादातर परदेशी कंपनियां हमारे देश में 70% उत्पादन सब कॉन्ट्रैक्टिंग में कराती हैं, हमारे ही देश के लोगों से कराती हैं। तो जो आदमी कॉलगेट के लिए उत्पादन करता है और पेप्सोडेंट के लिए उत्पादन करता है, उस भाई से मैंने पूछा कि तुम जरा ये बताओ मुझको। बगल पे मेरे बैठ गया मंच पर आकर, मुझे मालूम नहीं था, दमन में मेरा जाहिर व्याख्यान था। अब वो बगल में आके बैठ गया। किसी ने कान में आके कहा, राजीव भाई आपके बगल में जो बैठा यही आदमी कॉलगेट और पेप्सोडेंट का सबसे बड़ा सप्लायर है। तो मैंने कहा भाई सही बात है। तो कहने लगा हाँ बात तो सही है। तो मैंने कहा फिर यहां क्यों बैठे हो मेरे पास आके? और अगर यहां बैठना है तो इसकी कीमत देनी पड़ेगी। कहने लगा क्या कीमत आपको चाहिए? उसको लगा कि कुछ पैसा मांगेंगे राजीव भाई। मैंने कहा कीमत ये देनी पड़ेगी कि ये धंधा बंद करना पड़ेगा। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर तुम कॉलगेट के लिए उत्पादन कर सकते हो, पेप्सोडेंट के लिए उत्पादन कर सकते हो, तो तुम तुम्हारे नाम से क्यों नहीं उत्पादन करके बेच सकते बाजार में? क्या मुश्किल है इसमें? कहने लगा राजीव भाई ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो मैंने कहा आप सोच लो, इसमें क्या मुश्किल? फिर मैंने उससे पूछा बाद में, उसने कहा हाँ आपकी बात में मैं गंभीरता से विचार करूंगा। मैंने कहा विचार करना, जल्दी से मुझे बताना, लेकिन तब तक इतना तो बता दो कि तुम और तुम्हारे परिवार के लोग किससे दांत साफ करते हो? तुम कभी पेप्सोडेंट लगाते हो या कॉलगेट लगाते हो? उसने कहा कभी नहीं लगाता। जो खुद बनाता है वो कह रहा है मैं खुद कभी नहीं लगाता। मैंने कहा क्यों नहीं लगाते? तो कहने लगा मुझे मालूम है कि मैं उसमें क्या क्या मिलाता हूं, इसलिए मैं कभी नहीं लगाता उसमें। तो मैंने उससे पूछा क्या क्या मिलाते हो? तो उसने कहा कि हम लोग डाई कैल्शियम फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं, और वो डाई कैल्शियम फॉस्फेट आता है मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। तो मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से जो पेस्ट बनता है वो हम रोज सवेरे ही सवेरे अपने अपने मुंह से रगड़ते हैं और फिर कहते हैं कि हम सब शाकाहारी हैं। आपका शाकाहार तो 2 मिनट में ध्वस्त हो गया, और पता नहीं कैसे हम सब सवेरे ही सवेरे उठकर मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा अपने मुंह से रगड़ सकते हैं। कैसे संभव है? इतना भी सेंस आप में वही नहीं बाकी है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि राजीव भाई इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या क्वालिटी है? तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इनमें झाग बहुत अच्छा बनता है। तो कुछ लोग पेस्ट इसलिए करते हैं कि इसमें झाग बनता है, तो बेचारे आधा आधा घंटे रगड़ते रहते हैं झाग बनाने के लिए। तो उनसे मैं कहता हूं कि अगर बहुत ज्यादा झाग बनाना तो रिन से दांत साफ करो। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो चीज झाग बनाने के लिए रिन में मिलाई जाती है, सर्फ में मिलाई जाती है, वही कॉलगेट में भी मिलाई जाती है, पेप्सोडेंट में भी मिलाई जाती है। एक सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट वो चीज है जो कपड़ा धोने के साबुन में झाग पैदा करने के लिए मिलाया जाता है, वही टूथपेस्ट में मिला देते हैं झाग पैदा करने के लिए। और हम सब इतने बेवकूफ हैं, सवेरे ही सवेरे सामने शीशे में अपना चेहरा देखते हुए पेस्ट रगड़ते हैं। मुंह से इधर से सफेद सफेद निकलता है, इधर से सफेद सफेद निकलता है, इतना गंदा लगता है, तो भी सामने शीशे में देख देख के ब्रश करते हैं आधा आधा घंटे तक। क्या इडियोसिटी। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि तत्काल छोड़ दीजिए कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरेंस, पेप्सोडेंट, ये सब करने लायक नहीं है, क्योंकि ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं और वो मरे हुए जानवरों की हड्डियों के चूरे से आता है। और मरे हुए जानवरों की हड्डियों के चूरे मिलते कहां से हैं? हिंदुस्तान में आजादी जब नहीं मिली थी तो 350 कत्ल कारखाने थे। अब कुल मिलाकर सारे देश में 36,000 कत्ल कारखाने, 4.5 लाख पशुओं का रोज कत्ल होता है इस देश में।
उनका मांस बिकने के लिए चला जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, उनकी जो हड्डियां बचती हैं उनको ये सब कंपनियां खरीदती हैं, उससे पाउडर बनता है, उस पाउडर से पेस्ट बनता है, इसलिए करने लायक नहीं है। और इसलिए भी करने लायक नहीं है कि उनमें सिंथेटिक डिटर्जेंट है और वो शरीर में कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकता है। और इसलिए भी करने लायक नहीं है कि इन सारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड नाम का जहर है जिससे फ्लोरोसिस बीमारी होती है। इसलिए पेस्ट करना बंद करिए, और इसलिए बंद करिए कि ये अमेरिका पैसा नहीं जाना चाहिए हमारा। तो आप पूछेंगे फिर क्या करें? नीम का दातुन करिए, थाना स्टेशन के बाहर मिलता है, ईस्ट में भी मिलता है, वेस्ट में भी मिलता है, और कुछ भी महंगा नहीं है, 50 पैसे का है, मैंने पूछा था। तो 50 पैसे का एक नीम का दातुन आपके थाना ईस्ट वेस्ट दोनों स्टेशन में मिलता है, वो खरीद ले आइए। नीम का दातुन करिए या बबूल का दातुन करिए, बेस्ट क्वालिटी है दोनों में। और नीम का दातुन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीम में जो क्वालिटी है वो दुनिया के किसी भी पेस्ट में नहीं है। आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपको पायरिया की शिकायत नहीं होगी। आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपके सांस में से बदबू नहीं आएगी। और आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुंह जो है हमारा गंदा हो गया, बहुत फ्रेशनेस रहती है। नीम के पेड़ में ऐसी अद्भुत क्षमता है कि वो 300 तरह के तमाम दुर्गुणों को जो शरीर के अंदर पनप सकते हैं या वातावरण में पनपते हैं, उनको कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। नीम में जबरदस्त क्षमता है। तो नीम का दातुन करिए, उससे आपको जो सुरक्षा चक्र मिलेगा वो कॉलगेट से मिलने वाला नहीं है कभी। तो सुरक्षा चक्र नीम के दातुन में है, कॉलगेट में नहीं है। इसलिए नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन करिए। और आप जब नीम का दातुन करेंगे तो आप उस दातुन को खरीदेंगे थाना स्टेशन के बाहर बेचने वाले गरीब आदमी से। जब आप उस गरीब आदमी का दातुन खरीदकर अपने घर में लाएंगे तो आपका पैसा उस गरीब आदमी के पास जाएगा जो अभी चला जाता है अमेरिका। कॉलगेट खरीदेंगे तो आपका पैसा अमेरिका जाएगा, हमारे दुश्मन के हाथ में जाएगा। नीम का दातुन खरीदेंगे तो आपका पैसा हमारे देश के उस गरीब आदमी के पास जाएगा। और एक दिन मैंने हिसाब लगाया कि पूरे देश के लोग कॉलगेट खरीदना बंद करें, क्लोजअप खरीदना बंद करें, सिबाका, फॉरहंस, पेप्सोडेंट सब खरीदना बंद करें और नीम का दातुन खरीदें, बबूल का दातुन खरीदें, तो हमारे देश के 4 लाख लोगों को दातुन बेचने का रोजगार मिल सकता है। इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि दातुन करिए, नीम का या बबूल का। जो लोग दातुन नहीं कर सकते वो दंत मंजन करें। काला दंत मंजन आता है, लाल दंत मंजन आता है, ढेर तरह के दंत मंजन इस देश में बिकते हैं। और कोई दंत मंजन अगर आपको अपने घर में बनाना हो, बाहर का नहीं खरीदना हो, तो सबसे आसान तरीका है किसी भी आयुर्वेद की दुकान पर जाइए, त्रिफला चूर्ण खरीद लाइए। हर बहेड़ा आंवला से जो त्रिफला चूर्ण बनता है वो आप खरीद लाइए और उस चूर्ण में थोड़ा सा नमक मिलाइए, बहुत अच्छा दंत मंजन बनता है। और उससे दांत साफ करना शुरू कर दीजिए। दंत मंजन से जब आप दांत साफ करेंगे तो आपके शरीर की 2 चीजें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। एक तो जब आप उंगली इस्तेमाल करते हैं दंत मंजन करने के लिए तो दांतों की सफाई होती है। उससे भी बड़ी बात मसूड़ों की मालिश होती है, जो हम नहीं कर सकते टूथब्रश से। कभी भी टूथब्रश से मसूड़ों की मालिश नहीं हो सकती, और मसूड़ों की मालिश अगर नहीं होगी तो मसूड़े आपके ठीक से काम नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छा काम कि आपके मसूड़ों की मालिश होती है। दूसरा, उससे भी बड़ा काम यह है कि जब आप दंत मंजन करने के लिए दाहिने हाथ की पहली उंगली इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक मेरिडियन पॉइंट होता है। एक्यूप्रेशर का विज्ञान बताता है कि दाहिने हाथ की पहली उंगली में एक मेरिडियन पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का। तो जब आप इस उंगली को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बड़ी आंत की मालिश होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की मालिश होती है। उतना वैज्ञानिक काम है उंगली से दांत साफ करना। इसलिए हमारे देश के पुरखे, हमारे पूर्वज हजारों साल या तो दातुन करते थे या दंत मंजन करते थे उंगली से। कोई टूथब्रश नहीं करता था। बेवकूफ तो हम हैं जिन्होंने उंगली छोड़कर ब्रश करना शुरू कर दिया। जितना ज्यादा टूथब्रश करेंगे दांत आपके खराब होते चले जाएंगे, दांतों के बीच कैविटी बनती चली जाएगी, उनमें कीड़ा भी लग सकता है, 50 तरह की दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए कभी भी ब्रश मत करिए। तब आपके मन में यह भी आ सकता है कि राजीव भाई ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे देश में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दांतों में कभी खाते खाते कोई चीज जब फंस जाती है तो वो बाहर कैसे निकलेगी। अगर ब्रश नहीं करेंगे तो वो तो फंस जाएगा दांत में, वो कीड़ा भी बनेगा।
तो आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब भी आप कोई चीज खाते हैं और खाते खाते आपकी दांत में फंस जाती है तो बताइए क्या होता? तब आपकी जो जीभ होती है वो बार बार लगातार उसको निकालने की कोशिश करती है, और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक आपकी जीभ शांति से नहीं बैठेगी, और जितनी देर वो फंसा रहेगा आपको भयंकर टेंशन रहेगा, और जैसे ही वो निकल जाएगा आप एकदम रिलैक्स फीलिंग करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है, दांतों में छुपे हुए अन्न कणों को बाहर निकालने का काम जीभ खुद करती है, टूथब्रश नहीं करता। इसलिए ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए कि टूथब्रश से ही हमारे दांतों में छिपे हुए अन्न कण बाहर निकल सकते हैं। ये टेलीविजन की बेवकूफी है, इडियोसिटी है, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आपके दिमागों में घुसा दी गई है, धसा दी गई है, बिठा दी गई है। इसलिए आप ब्रश खरीदते हैं, पेस्ट खरीदते हैं, उसको करने की कोई जरूरत नहीं। और आप जानते हैं सारी कंपनियां टेलीविजन पर जब विज्ञापन देती हैं तो कहती हैं कि हमारा टूथब्रश इतना मुलायम, उसका टूथब्रश उससे भी ज्यादा मुलायम, तीसरी कंपनी आगे थी हमसे सबसे ज्यादा मुलायम हमारा है, कोई कहते हैं दबाने से भी दब जाता, कोई कहते हैं टेढ़ा हो जाता। ऐसे 50 तरह के विज्ञापन वो आपको दिखाते हैं, और उसका एक ही कहना है कि हमारा टूथब्रश खरीदिए जो सबसे ज्यादा मुलायम है। तो मैं आपको बता दूं कि नीम के दातुन में जो मुलायम टूथब्रश बन सकता है वो दुनिया के किसी दूसरे प्लास्टिक टूथब्रश में नहीं बनेगा। आप थोड़ी देर नीम का दातुन चबाइए, उसमें जो ब्रिसल्स बनेंगे वो इतने मुलायम होंगे कि किसी भी प्लास्टिक ब्रश में नहीं बन सकते। तो प्रकृति द्वारा दी गई जो चीज हमारे लिए इफरात में मौजूद है उसका इस्तेमाल करिए, तो देश का हर साल हम सैकड़ों करोड़ रुपया बचा सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको कॉलगेट का उदाहरण दिया था। कॉलगेट अमेरिका से आया, 50,000 रुपए से इसने धंधा शुरू किया हमारे देश में। आज ये कंपनी 70 करोड़ रुपया कमा के ले जा रही है। हमारी बेवकूफी का है जो हम दे रहे हैं। तो ये सब बंद करिए हम लोग। तो आपके घरों में ये नहीं आएगा और दातुन आएगा या मंजन आएगा, दंत मंजन आएगा, तो अमेरिका जो पैसा जा रहा है वो जाना रुकेगा। ऐसे ही एक तीसरा और आपसे निवेदन करना है कि आपके घर में एक अमरीकी साबुन आता है, उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। एक दूसरा अमरीकी साबुन आता है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन खरीदना बंद करिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का साबुन खरीदना बंद करिए। तो आप पूछेंगे तो क्या लक्स खरीदे? लक्स भी मत खरीदिए, लाइफ बॉय भी मत लीजिए, वैक्सोना भी मत लीजिए, लिरिल भी मत लीजिए, पियर्स भी मत लीजिए, कैने भी मत लीजिए, पामोलिव भी मत लीजिए, जॉनसन एंड जॉनसन भी, कोई साबुन ऐसा मत लीजिए। ये सब परदेशी कंपनियों के, और ये परदेशी कंपनियों के हैं साबुन। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि इन सारे साबुनों में कुछ भी क्वालिटी नहीं है। ये सब साबुन बनते हैं कास्टिक सोडा से, और कास्टिक सोडा शरीर की त्वचा के लिए बहुत खराब माना जाता है। कास्टिक सोडा के किसी भी साबुन से आप नहाइए, नहाने के 10 मिनट के बाद शरीर पर नाखून से लाइन खींचिए, सफेद रंग की लाइन खींचिए। और सर्दी के दिनों में, जाड़े के दिनों में अगर आप साबुन रगड़ कर नहाएं तो 10 मिनट के बाद आपका पूरा चेहरा सफेद सफेद हो जाएगा, पूरा शरीर सफेद सफेद हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि पहले साबुन रगड़ते हैं, चेहरा सफेद बनाते हैं, फिर कहीं से कोल्ड क्रीम खरीद कर लाते हैं और चेहरे को ऑयलिश बनाते हैं। क्या बेवकूफी कि पहले साबुन रगड़ो और चेहरा बर्बाद करो, शरीर बर्बाद करो, फिर कहीं से कोल्ड क्रीम खरीद के लाओ और शरीर को ऑयलिश बनाओ। दोनों ही पैसा हिंदुस्तान से अमेरिका जाएगा। तो आप पूछेंगे राजीव भाई फिर इसका इलाज क्या है? इलाज बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता है और सबके घर में हो सकता है। ऐसा इलाज मैं आपको बताता हूं। आप नहाइए चने के आटे में दूध की मलाई मिलाकर। बेसन हम सबके घर में है, दूध की मलाई भी हम सबके घर में। तो बेसन में दूध की मलाई मिलाइए और उसको पेस्ट बना लीजिए और उसको शरीर पर लगाइए जैसे साबुन लगाते हैं, और हल्के गर्म पानी से नहा लीजिए। ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं, हल्के गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। आपका शरीर एकदम साफ हो जाएगा और आपकी त्वचा में कभी भी रफनेस नहीं आएगी। दूसरा तरीका एक और है कि चने के आटे में दूध भी मिला सकते हैं, चने के आटे में दही भी मिला सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा है। दूध की मलाई मिलाइए, दूध भी मिलाइए, दही भी मिलाइए। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। हर एक दुकान पर चले जाइए, मुल्तानी मिट्टी मिलती है, आप ले आइए उसको और मुल्तानी मिट्टी को पानी में डाल दीजिए। 5-6 घंटे के बाद वो एकदम मुलायम हो जाती है
और उस मुल्तानी मिट्टी को पेस्ट बना के शरीर पर लगाइए जैसे साबुन लगाते, और नहा लीजिए, एकदम शरीर साफ हो जाए। एक और तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी लाइए, अरीठा का पाउडर लाइए, शीकाकाई पाउडर लाइए, और ये तीनों बराबर बराबर मात्रा में मिला लीजिए, और इस पाउडर को नहाने से थोड़ी देर पहले पानी में डाल दीजिए, उसका पेस्ट बनाइए, शरीर पर लगाइए, साबुन की तरह से नहा लीजिए, एकदम शरीर साफ हो जाएगा। और ये पाउडर आपके लिए बालों के शैम्पू का भी काम करेगा। आपके बाल टूटने बंद हो जाएंगे अगर आप इससे बाल धोएंगे अपने तो। और कोई भी आप परदेशी कंपनी का शैम्पू खरीदेंगे, पामोलिव खरीदेंगे, या तो लैक्मे का खरीदेंगे, या तो पॉन्ड्स का खरीदेंगे, या तो कुछ भी खरीदेंगे, ये सारे शैम्पू बाल तोड़ते हैं, क्योंकि हर शैम्पू बनता है अमोनियम क्लोराइड नाम के एक केमिकल से, जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, बालों के लिए भी नुकसानदायक। तो जितने आप केमिकल शैम्पू इस्तेमाल करेंगे सब आपके बाल तोड़ देंगे। इसलिए बाल आपके कीमती हैं, क्यों उनको बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं तो एक दिन गंजे हो जाएंगे तो विग खरीदना पड़ेगा नकली आपको। तो उससे अच्छा ये है कि आप ऐसा तरीका इस्तेमाल करें जिससे आपके बाल भी ना टूटे, हमारे देश का पैसा भी देश के बाहर ना जाए, आपको बेस्ट क्वालिटी भी मिले, ओरिजिनल चीज मिले, प्रकृति से मिलने वाली सीधी चीजें आप इस्तेमाल करिए, उनमें जो क्वालिटी है वो किसी भी चीज में नहीं। तो ये सारे तरीके हम अपनाएंगे तो कितना पैसा बचेगा इस देश का, एक ही उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको। जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिकी कंपनी है, इसका धंधा चलता है हमारे देश में। इस कंपनी का साबुन बिकता है 30 रुपए का 50 ग्राम, 60 रुपए का 100 ग्राम, 600 रुपए का 1 किलोग्राम। अब आप बताइए 600 रुपए की 1 किलोग्राम दूसरी कौन सी चीज मिलती है इस देश में? गाय का घी खरीदिए 150 रुपए का 1 किलोग्राम, काजू की बर्फी खरीदिए 250 रुपए की 1 किलोग्राम, बादाम की बर्फी खरीदिए 280 रुपए की 1 किलोग्राम। सब सस्ती है, साबुन महंगा है, गाय का घी सस्ता है, बादाम की बर्फी सस्ती, काजू की बर्फी सस्ती। और जितने पैसे में आप 4 किलो गाय का घी खाएंगे उतने पैसे में 1 किलो साबुन आता है जॉनसन एंड जॉनसन। अब आपकी मुश्किल यह है कि 4 किलो गाय का घी खाएंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी, वो 1 किलो साबुन तो खा भी नहीं सकते। तो उसका आप करेंगे क्या? शरीर पर लगाएंगे, पानी में बहाएंगे और हिंदुस्तान का सत्यानाश करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये सब साबुन बंद करिए। बेसन आपके घर में है, चने का आटा आपके घर में है, दूध की मलाई आपके घर में है, हल्दी का पाउडर आपके घर में है, चंदन का पाउडर खरीद सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी है, आंवला है, अरीठा है, शीकाकाई है, ढेर सारे तरीके हैं इस देश में नहाने के। उन सब का आप इस्तेमाल करिए, असली स्वदेशी तरीके वो ही है। फिर भी आपको लगता है नहीं राजीव भाई हमको तो साबुन ही चाहिए, तो कभी भी साबुन खरीदना हो तो खादी ग्रामोद्योग की दुकानों से खरीदिए, वहां हमेशा स्वदेशी साबुन मिलता, उसका पैसा कभी देश के बाहर नहीं जाएगा और वो हमारे देश के स्थानीय उत्पादकों द्वारा बनाया गया साबुन है। तो मेरा माने तो प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर साबुन की ही जरूरत है तो खादी ग्रामोद्योग का साबुन खरीदिए, या ऐसे साबुन खरीदिए जो पूरी तरह से निरापद हैं और सुरक्षित हैं। हर साल हम सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इस देश का बचा सकते हैं। ऐसे ही मेरा आपसे एक और निवेदन है कि हमारे देश में बहुत तेजी के साथ नौजवानों में गिरावट आ रही है, और एक अजीब सी चिंता की बात इस देश के नौजवानों में जो दिखाई दे रही है वो ये कि आज के नौजवानों में संकल्प की बहुत कमी है। संकल्प नहीं दिखाई देता, कमजोरी इतनी है, शरीर की नहीं मन की कमजोरी है। शारीरिक कमजोरी नहीं होती है, मानसिक कमजोरी महत्वपूर्ण होती है। तो आज की जो नई पीढ़ी हमारे आंखों के सामने दिख रही है, इसमें इतनी मानसिक कमजोरी कहां से आई है? और काफी समझने बूझने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, हो सकता है ये गलत भी हो। इस देश की नौजवान पीढ़ी ज्यादातर फंसी हुई है किसी न किसी तरह के व्यसन में, या तो शारीरिक व्यसन में या तो कोई मानसिक व्यसन। और शारीरिक व्यसन क्या है? मानक छंद खा रहे हैं, पान पराग खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मिले तो तंबाकू खा रहे हैं, मावा खा रहे हैं, नहीं तो शराब ही पी रहे हैं। एक बार एक व्याख्यान में मैं कह रहा था तो एक भाई खड़ा हो गया, कहने लगा राजीव भाई आपकी बात पूरी समझ में आ गई मुझको, अब मुझे ये बताइए कि कल से मैं विदेशी शराब नहीं पीऊंगा, देशी कौन सी पीऊं? और ये मेरे साथ अभी चंद्रपुर में हुआ, बड़ी सभा में कहने लगा कि बताइए देशी कौन सी पीऊं?
तो मैंने कहा भाई विदेशी देशी दोनों खतरनाक है, शराबी खतरनाक है। मैं तुझको यह सुझाव नहीं देना चाहता कि कुएं से निकल और खाई में गिर। यह एक बड़ी समस्या है हमारे समाज की। और महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि व्यसन होता है वो आदमी के शरीर की बर्बादी तो करता ही है, उसकी आत्मा का सत्यानाश भी कर देता। और आत्मा का सत्यानाश कैसे होता है कि कोई भी आदमी संकल्पहीन हो जाता है। और संकल्पहीन आदमी जब हो जाता है तो ना तो राष्ट्र का काम कर पाता है, ना देश का काम कर पाता है, ना समाज का काम कर पाता, खुद अपना भी काम नहीं कर पाता, अपने परिवार का काम भी नहीं कर पाता। तो मेरा इस सभा में जो भी बैठे हुए लोग हैं, वो नौजवान हो या बुजुर्ग, उनसे मेरा निवेदन है कि जितनी जल्दी संभव हो इस व्यसन से अपने आप को मुक्त करिए। तो व्यसन से आप जब अपने आप को बाहर निकालेंगे तो आपको अपने संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये संकल्प शक्ति बढ़ती तभी है जब आप इसका बार बार इस्तेमाल करें। हमारे देश के सांख्य दर्शन में एक सिद्धांत है नेति नेति का, ना इति ना इति, माने ये नहीं। तो ये नेति नेति का सिद्धांत है। आपको ये लग सकता है कि राजीव भाई ये निगेटिव प्रिंसिपल है, नकारात्मक है। मैं इसको बहुत सकारात्मक मानता हूं कि जब ये नहीं कहता है आदमी, ये नहीं ना कहना जब सीखता है आदमी, तो मन में जो संकल्प पैदा होता है वो हाँ करने में नहीं होता है कभी। तो व्यसन को ना कहिए। तो पान पराग नहीं, गुटखा नहीं, माणक चंद नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, शराब नहीं, कुछ भी नहीं। और आप अगर संकल्प कर लेंगे तो दुनिया का कुछ भी चीज असंभव नहीं है। संकल्पवान व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकता है तो शराब पीना नहीं छोड़ सकता। संकल्पवान व्यक्ति दुनिया में क्या क्या नहीं कर लेते, तो हम बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू नहीं छोड़ सकते। और एक दिन मैं हिसाब लगा रहा था, मैंने पिछली बार जब सरकार चलती थी, यहां चिदंबरम फाइनेंस मिनिस्टर था, उस समय एक सवाल पूछवाया था लोकसभा में। सवाल यह था कि पूरे देश में कितना गुटखा बिकता, माणक चंद, पान पराग वगैरह वगैरह सब मिलाकर। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ जब सरकार का जवाब आया कि पूरे देश में एक साल में 5,000 करोड़ का सिर्फ गुटखा बिकता। इसमें मावा शामिल नहीं, कुछ भी दूसरी चीज शामिल नहीं, सिर्फ गुटखा बिकता 5,000 करोड़ का। तो मैंने उस दिन हिसाब लगाना शुरू किया कि मान लो किसी दिन हिंदुस्तान के नौजवानों में, युवतियों में, सब में इतना संकल्प आ जाए कि वो गुटखा खाना बंद कर दें और कुछ सद्बुद्धि उनमें पैदा हो जाए, तो क्या फायदा होगा राष्ट्र का। तो राष्ट्र का कितना फायदा हो सकता है, मैंने हिसाब लगाना शुरू किया। तो एक साल अगर इस देश के लोग गुटखा ना खाएं तो 5,000 करोड़ रुपया बचेगा। ये 5,000 करोड़ रुपया इतना है कि हमारे देश में जानवर भी भोजन नहीं करते थे, हम गुटखा खा जाते हैं 5,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ का गुटखा खाना बंद एक साल में ही, सिर्फ हिसाब बता रहा हूं आपको। तो 1 साल का हम गुटखा नहीं खाएंगे तो 5,000 करोड़ बचेगा। अब इसका हम करें, इस 5,000 करोड़ को NSC में डाल दीजिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो 5 साल में 2 गुना हो जाता है। तो 5,000 करोड़ का 5 साल में 10,000 करोड़ हो जाएगा, 10 साल में 20,000 करोड़ हो जाएगा, 15 साल में 40,000 करोड़ हो जाएगा, 20 साल में 80,000 करोड़ हो जाएगा, 25 साल में 1,60,000 करोड़ हो जाएगा, और 30 साल में 3,20,000 करोड़ हो जाएगा, और 35 साल में 6,40,000 करोड़ हो जाएगा। पता है कितना पैसा है ये? भारत के ऊपर जितना परदेशी कर्ज है वो सब चुकाया जा सकता है अगर एक साल हम गुटखा खाना बंद कर दें। सारा परदेशी कर्ज हम चुका सकते हैं। तो जिस दिन से मुझको ये समझ में आया, मैंने नौजवानों को कहना शुरू किया कि भाई ये बर्बादी मत करो, ये बर्बादी तुमको बर्बाद कर रही है, देश को भी बर्बाद कर रही है। हमारे देश की बर्बादी क्या हो रही है कि पैसा डूब रहा है फालतू के काम में, अनप्रोडक्टिव है, बेकार का है। इससे ज्यादा प्रोडक्टिव दूसरे काम है जिनमें हम पैसा लगा सकते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि जब गुटखा नहीं खाएगा कोई नौजवान, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा कोई नौजवान, तो मन में जो संकल्प पैदा होता है वो महत्वपूर्ण है। और वो संकल्प किसी भी आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। वाल्मीकि जैसा व्यक्ति जो डकैती डालता था, चोरी करता था, संकल्प लिया तो रामायण लिख डाली। गोस्वामी तुलसीदास जैसा बेवकूफ आदमी
शादी के पहले ऐसी बेवकूफियां किया करता था। एक बार संकल्प लिया और रामचरितमानस लिख डाली। महात्मा गांधी ने एक दिन संकल्प ले लिया, जब अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन पर उनको डिब्बे में से निकालकर फेंक दिया तो उस आदमी ने पूरी अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया। दुनिया में ऐसे 1001 उदाहरण हैं कि आदमी जब छोटे से छोटा संकल्प कर लेता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने की उसमें हिम्मत पैदा होती है। एक आदमी काफी है। एक व्यक्ति का संकल्प पूरी दुनिया को बचा सकता है। एक व्यक्ति का संकल्प पूरे राष्ट्र को कहीं से कहीं ले जा सकता है। एक व्यक्ति का लिया हुआ संकल्प पूरे राष्ट्र की दिशा बदल देता है। तो मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है कि आप संकल्प लीजिए कि आपके जीवन में व्यसन नहीं आएगा, और आप व्यसन से दूर रहेंगे तो आपका संकल्प इस देश के, इस समाज के, इस राष्ट्र के काम में आने वाला है। तो मेरा आपसे एक और निवेदन है, और ये आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान पराग, मावा, शराब सब पीना छोड़ें। एक और खतरनाक व्यसन है, उसको भी छोड़िए। उसका नाम है चाय और कॉफी। रोज सवेरे ही सवेरे हम पीते हैं बिना सोचे समझे कि हम क्या पी रहे हैं और क्यों पी रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि ये चाय और कॉफी दोनों ही चीजें हमारे पीने के लिए नहीं है। हमारा देश बहुत गर्म देश है। एक साल में 9 महीने हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, और साल में 9 महीने गर्मी जिस देश में पड़ती हो उस देश में चाय कॉफी पीना बहुत बेवकूफी का काम है। ये चाय कॉफी उन देशों के पीने की चीज है जहां बहुत सर्दी पड़ती है, और इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि साल में 6 महीने बर्फ जमी रहती है, कभी भी सूरज के दर्शन नहीं होते। तो अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्वीडन में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में, उन सभी देशों में चाय कॉफी पीने की जरूरत है। हमको चाय कॉफी पीने की कोई जरूरत नहीं। तो चाय कॉफी पीना बंद करिए। इसलिए भी पीना बंद करिए कि चाय में टैनिन नाम का जहर है और कॉफी में कैफीन नाम का जहर, और ये दोनों जहर कैंसर कर देते हैं। तो आप मत पीजिए चाय कॉफी, अपने मेहमान को भी मत पिलाइए, क्योंकि अतिथि देवता होता, तो देवताओं को जहर नहीं पिलाया करते कभी। तो आप पूछेंगे इससे फायदा क्या होगा? हमारे देश का हर साल 7,000 करोड़ रुपया बचेगा। कैसे बचेगा? हम चाय पीते हैं ब्रुक बॉन्ड की, लिप्टन की, रेड लेवल की, टीसीटी की, आईटीसी की, गॉडफ्रे फिलिप्स की। कॉफी पीते हैं रिच ब्रू की या नेस्ले की, नेस्कैफे, सब परदेशी कंपनियां। और ये नेस्ले कंपनी हमारे यहाँ कॉफी बेच रही है, जानते हैं किस भाव में? 120 रुपए की 100 ग्राम, 1200 रुपए की 1 किलोग्राम कॉफी। जरा सोचिए, 1200 रुपए किलो की कॉफी पी रहे हैं हम, जिसको पीने की कोई जरूरत नहीं। तो ये सारा पैसा बचेगा 7,000 करोड़ का, और इस देश की अर्थव्यवस्था के काम आएगा। तो आप फिर कहेंगे राजीव भाई आदत इतनी बुरी पड़ गई है चाय कॉफी की, अगर एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है, काम करने का मन नहीं करता। तो जान लीजिए आप व्यसन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि शराब पीने वाले आदमी को रोज शराब चाहिए। एक दिन शराब नहीं मिलेगी तो उसके भी सिर में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, काम नहीं करेगा। तो चाय कॉफी भी ऐसा ही व्यसन है। तो इस व्यसन को छोड़िए। तो छोड़ने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं। आप कहेंगे कैसे छूटे? तो जब आपको चाय पीने की बहुत तलब लगी हो और आपको लगता हो कि नहीं चाय पीनी ही चाहिए, तो पानी उबालने के लिए रख दीजिए। तो पानी उबालने के बाद जब आप उसमें चाय की पत्ती डालते हैं वो मत डालिए, पानी उबालकर सीधे उतारिए, कप में डालिए और उसको धीमे धीमे पीना शुरू कर दीजिए। जैसे चाय पीते हैं सिप करके ना, कॉफी सिप करके पीते हैं, तो वो सिप करके पीना एक संस्कार बन गया है। तो शरीर बार बार उसकी डिमांड करता है कि इसको अपनाओ, इसको अपनाओ। तो गर्म पानी सिप करके पीना शुरू कर दीजिए, आपके चाय कॉफी की तलब ही खत्म हो जाएगी। फायदा क्या होगा? गर्म पानी पिएंगे आपको कभी भी अर्थराइटिस की तकलीफ नहीं होगी। ये जोड़ों की बीमारी होती है ना, कभी नहीं होगी। आप पीते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, कभी भी आपको जॉन्डिस नहीं होगा, हेपेटाइटिस नहीं होगा, पीलिया नहीं होगा कभी। गर्म पानी पीते रहिए, कभी भी आपको डायबिटीज नहीं होगा। गर्म पानी पीते रहिए, कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं होगी, कब्जियत नहीं होगी। गर्म पानी पीते रहिए, कभी भी आपके शरीर पर मोटापा नहीं चढ़ेगा, चर्बी नहीं बढ़ेगी। गर्म पानी पीते रहिए, आपके शरीर को कभी भी हार्ट अटैक की तकलीफ नहीं आएगी। गर्म पानी के बहुत फायदे हैं, तो आप पीजिए, अपने मेहमान को भी पिलाइए।
तो 7,000 करोड़ रुपया हम देश का बचाएंगे और इस देश की आर्थिक आजादी को जो चुनौती पैदा की गई है अमेरिका और जापान जैसे देशों की तरफ से, उसके लिए हम इस देश में एक बड़ा अभियान चलाएंगे। और ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जो अगर मैं देता रहूंगा तो सारी रात निकल जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ आपसे संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि ऐसे जितने परदेशी कंपनियों के सामान है हम सब खरीदना बंद करें तो हमारे देश का हर साल हम 70,000 करोड़ रुपया बचा सकते हैं। और एक साल में अगर हम हमारे देश का 70,000 करोड़ रुपया बचाएंगे तो जानते हैं ये पैसा कितना है? भारत सरकार की एक साल की जो कुल आमदनी है उसका ये आधा बैठता है। हमारे केंद्र सरकार की एक साल की आमदनी लगभग 1,33,40,000 करोड़ के आसपास है। टैक्स के कलेक्शन से जो रेवेन्यू आता है सरकार को, वो सरकार की आमदनी कहलाता है। तो रेवेन्यू कलेक्शन जो हमारे देश का टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है एक साल का, वो लगभग 1,40,000 करोड़ के आसपास है। और ये 1,40,000 करोड़ जो सरकार की आमदनी है, हम देश के लोग चाहें तो ये 1,40,000 करोड़ 2,10,000 करोड़ हो सकता है। अगर हम परदेशी कंपनी का माल ना खरीदें तो हर साल 70,000 करोड़ रुपया बच सकता है। और अगर हर साल 70,000 करोड़ रुपया बचे तो कभी भी हमारे देश को परदेशी कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। और परदेशी कर्ज लेने की जरूरत नहीं है तो परदेशी कर्जे के ब्याज के दुष्चक्र में फंसने की भी जरूरत नहीं है। इतना बड़ा काम हम इस देश का कर सकते हैं। और आपको मैं एक बहुत गंभीर महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आज के दुनिया के अर्थशास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि किसी भी देश में पैसा जो कमाया जा रहा है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पैसा बचाया जा रहा है। पैसा कमाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पैसा बचाना। माने देश के लिए अगर आप घरेलू बचत कर रहे हैं, डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ा रहे हैं, तो आप इस देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो मेरा आपसे एक दूसरा निवेदन है कि एक तो परदेशी कंपनियों का बहिष्कार करिए, दूसरा हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत लगातार बनाना है। अमेरिका के प्रतिबंधों का अगर हमको जवाब देना है तो एक काम और करिए, अपने जीवन में 2 सिद्धांत अपना लीजिए, अपरिग्रह और संयम की। हमारे यहां ईशावास्य उपनिषद का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां वृदह कस्य सिद्धनम। इस पूरे श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे लगती है वो तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग। ये बहुत गहरी फिलॉसफी है भारतीय संस्कृति की। भोग करो लेकिन त्याग के साथ। और ये त्याग पूर्वक भोग की फिलॉसफी को अगर एक शब्द में कहना हो तो अपरिग्रह, और दूसरा कोई शब्द इसके लिए इस्तेमाल करना हो तो संयम। तो अपरिग्रह और संयम आप अपने जीवन में लाइए और इस राष्ट्र को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो वो कैसे होगा? हम हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनको हम ना भी इस्तेमाल करें तो हमारा जीवन चल सकता है। हमारे अपने जीवन में कंजम्पशन का रेट हमने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, भोग करना इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इस्तेमाल करना इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आने वाली संस्कृति के लिए खतरा पैदा हो गया है। सारी दुनिया में एक खास तरह की आर्थिक पद्धति चलती है। यूरोप के देशों में, अमेरिका के देशों में जो आर्थिक पद्धति चलती है, उस आर्थिक पद्धति में यह कहा जाता है कि जो जितना भोग करेगा वो उतना ही विकसित है। हमारे यहां भारतीय संस्कृति में इसका ठीक उल्टा है, जो जितना त्याग करेगा वो उतना ही विकसित है। हमारे यहां भोगी लोगों की पूजा नहीं होती, त्यागियों की पूजा होती। हम भगवान महावीर स्वामी की पूजा करते हैं। कौन से महावीर स्वामी की करते हैं? जो राजकुमार की तरह से महल में रहते थे या महल छोड़कर साधना के रास्ते पर गए, त्याग के रास्ते पर गए। कौन से महावीर स्वामी की हम पूजा करते हैं? जिन्होंने त्यागा अपने जीवन में, जिन्होंने भोग छोड़ा, त्याग के रास्ते पर गए, उनकी हम पूजा करते हैं, उनको हम भगवान मानते हैं। महात्मा बुद्ध, कौन से महात्मा बुद्ध की पूजा करते हैं? जिन्होंने त्याग किया था अपने जीवन में, संयम अपनाया, अपरिग्रह के सिद्धांत पर गए, उनकी हम पूजा करते हैं। महात्मा गांधी, किस महात्मा गांधी की पूजा करते हैं? किसको श्रद्धा से हम मानते हैं? वो महात्मा गांधी जो कभी वकालत करता था, बैरिस्टर की तरह से रहता था, 3-piece सूट पहनता था और 15,000 रुपए महीने की तनख्वाह कमाई करता था, उस महात्मा गांधी की, या जिसने लंगोटी धारण की थी उस महात्मा गांधी की?
हमारे ही देश में एक ऐसी विशेषता है कि हम उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं को पूजते हैं जो जीवन में जितने बड़े त्यागी हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम तब कहा गया जब उन्होंने महल छोड़ा और 14 वर्ष का वनवास झेला, गली गली जंगल जंगल भटके, तकलीफ उठाई, कष्ट सहे, तब हम मानते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। माने भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है त्याग, और हमारे देश में माना भी यही जाता है कि त्यागने में जो आनंद है वो भोगने में कभी नहीं है। सुख अगर महसूस करना है तो वो आपको त्याग के ही साथ महसूस होगा, भोगने के साथ सुख महसूस नहीं होगा, कभी नहीं। जीवन के हर क्षण आप जब त्याग करते हैं तो आपको सुख महसूस होता है, भोग करते हैं तो दुख महसूस होता है। उदाहरण के लिए सवेरे ही सवेरे आप जब उठते हैं और टॉयलेट में जाते हैं तो क्या करने के लिए जाते हैं? त्याग करने के लिए कि भोग करने के लिए? इस पर हंसे बिना थोड़ी देर गंभीरता से सोचिए। उदाहरण मैंने इसलिए ये चुना कि आपको तुरंत बैठेगा दिमाग में, नहीं तो मैं कोई दूसरा उदाहरण भी चुन सकता था। आपके दिमाग में मैं बिठाना चाहता हूं एक छोटी सी बात कि हम सवेरे ही सवेरे उठते हैं, टॉयलेट में क्या करने के लिए जाते हैं? त्याग करने के लिए या भोग करने के लिए? आप त्याग करने के लिए जाते हैं। और मान लीजिए आप इसका उल्टा सिद्धांत अपनाएं कि हम त्याग नहीं करेंगे, भोग करेंगे, माने संचय करेंगे। और संचय करेंगे तो माने 7 दिन तक हम टॉयलेट नहीं जाएंगे, संचय करेंगे। हाँ, तो करके देख लीजिए, आप मरने की हालत में पहुंच जाएंगे। मतलब बहुत साफ है, जीवन का हर सिद्धांत आपको त्याग करना सिखाता है, भोग करना नहीं सिखाता, और सुख आपको उसी में महसूस होता है। और इसके विपरीत एक दूसरा कोई उदाहरण उठा के देख लीजिए कि जब कोई बहुत गरीब आदमी को आप अपनी जेब में से निकालकर कुछ दान कर देते हैं तो आपकी आत्मा को जो शांति मिलती है, वो शांति आपको किसी दूसरे काम में नहीं मिलने वाली। तो हमारे जीवन का भी सिद्धांत है, हमारी संस्कृति का भी सिद्धांत है कि हम त्याग संस्कृति वाले देश हैं, हम तेन त्यक्तेन भुंजीथा वाले देश हैं। तो मैं आपसे आज यही निवेदन करने आया हूं कि आज इस राष्ट्र के सामने जो बड़ा संकट खड़ा हुआ है, इस संकट को दूर करने का एक और रास्ता हमारे पास है। हम हमारे जीवन में अपरिग्रह और संयम के रास्ते पर चलें। माने जितनी चीजों में हमारा जीवन चल सकता है उतनी ही चीजें हम लें, बाकी चीजें आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ें। तो एक ऐसे विकास के रास्ते पर हम जाएंगे जिसमें देश परावलंबी नहीं होगा, हमेशा स्वावलंबी होगा। यूरोप और अमेरिका में इसके ठीक उल्टा सिद्धांत अपनाया जाता है कि वहां भोग को जीवन का आदर्श माना जाता है और उसी को विकास का आदर्श माना जाता है। हमारे यहाँ त्याग को जीवन का आदर्श माना जाता है और उसी को विकास का आदर्श भी माना जाता है। तो आज इस देश के विकास की दशा और दिशा अपरिग्रह और संयम के सिद्धांत पर अगर आधारित हुई तो कोई अमेरिका क्या, अमेरिका जैसे 100 देश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जापान क्या, जापान जैसे 1000 देश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर राष्ट्र के जीवन में ये बातें आनी चाहिए तो हमारे समाज में ये बातें परिलक्षित होनी ही चाहिए। और समाज में अगर ये बातें परिलक्षित होंगी तो सरकारों को भी इन बातों पर नीति बनाने में सुविधा होगी और देश को आगे ले जाने में सुविधा होगी। तो एक बाजू में मैंने आपसे एक छोटा सा सुझाव दिया कि अपने जीवन में विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करिए। दूसरे बाजू में मैं आपको एक छोटा सा और सुझाव दे रहा हूं कि संयम और अपरिग्रह के रास्ते पर अपने जीवन को चलाना शुरू करिए। देश का उससे भी बड़ा भला होगा। क्या भला होगा? हर साल हम हमारे देश की डोमेस्टिक सेविंग्स, बचत बढ़ा सकते हैं, घरेलू बचत बढ़ा सकते हैं। और मैंने आपको कहा कि आधुनिक अर्थशास्त्र में पैसा कमाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही पैसा बचाना। तो देश की बचत हम बढ़ाएं तो परदेशी पैसा लेने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे देश में अभी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, जॉइंट डायरेक्टर के पद पर है। मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये जाहिर व्याख्यान है, उसकी नौकरी पर चोट आ सकती है। उसने एक रिपोर्ट दी है भारत सरकार को बना के। हमारे देश की खुफिया एजेंसी, सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है सीबीआई, उससे भी ऊपर है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस में।
तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खुफिया विभाग का हमारे देश का एक जॉइंट डायरेक्टर भारत सरकार को रिपोर्ट दे रहा है। गलती से वो रिपोर्ट लीक हुई और कुछ अखबारों में छप गई। उस रिपोर्ट में उसने क्या लिखा है? उसने ये लिखा है कि अमेरिकी कंपनियां भारत में सिर्फ व्यापार करने ही नहीं आ रही हैं, इन अमेरिकी कंपनियों के साथ सबसे ज्यादा मात्रा में CIA के एजेंट्स आ रहे हैं भारत में। और ये CIA के एजेंट्स जो भारत में भेजे जा रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य क्या है? तो ये मूल उद्देश्य अगर समझना हो तो आप समझिए, जब बिल क्लिंटन दूसरी बार राष्ट्रपति बना तो उसने सेनेट के अंदर एक वक्तव्य दिया था। बिल क्लिंटन ने कहा था कि भारत अब हमारी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है। आप समझते हैं इसका मतलब क्या? उसने कहा था कि सोवियत संघ को खत्म कर देने के बाद अब भारत हमारी हिट लिस्ट में नंबर 1 है और चीन हमारी हिट लिस्ट में नंबर 2 है। तो माने भारत को खलास करना है उसी तरह से जैसे इन्होंने सोवियत संघ को खलास किया था। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सेनेट में कहा, इसलिए मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार के ऊपर भी ये सतत दबाव बने, उसके लिए भी आपको ये सब बातें विचार के रूप में, बहस के रूप में पूरे समाज में चलानी पड़ेंगी। और इन सब बातों को सूत्र रूप में चलाने का एक ही तरीका है, स्वदेशी और स्वदेशी की बात, स्वदेशी का प्रचार, स्वदेशी का आंदोलन। उसके माध्यम से ये सब बातें आप कह सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं। तो यही मैं आपसे कहने आया था। और ये सब बातें हमारे समाज में जाएं, इन पर बहस हो, विचार हो, चिंतन हो, और ये सब चिंतन, बहस, विचार के बाद कोई रास्ता निकले तो इस समाज को आगे भी हम ले जा सकते हैं। क्योंकि हमारा समाज तो विचारशील समाज रहा है, शास्त्रार्थ करने वाला समाज रहा, बहस करने वाला समाज रहा। इसलिए मेरा आपसे एक आखिरी निवेदन और है कि आपका दिमाग इन सब चीजों पर सोचे, चिंतन करे, बहस करे। इसके लिए एक छोटा सा काम करिए कि टेलीविजन का स्विच ऑफ कर दीजिए, अपने अपने घर का टीवी बंद कर दीजिए। क्योंकि जब से टीवी चल रहा है आपने चिंतन करना छोड़ दिया है। इस टेलीविजन का सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई हो रहा है समाज को, तो हमारी विचारशीलता खत्म हुई है, बहस करने की शक्ति खत्म हो गई है, विश्लेषण करने की शक्ति खत्म हो गई है। देश और समाज और राष्ट्र के बारे में सोचने की बातें हमने बहुत पीछे छोड़ दी हैं, क्योंकि टेलीविजन में फंस गए। और होता क्या है, दिन भर मान लीजिए हमारे मन में कोई विचार आता भी है, कोई चिंतन हम करते भी हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए, और घंटे भर का चित्रहार देख लेते हैं तो सब साफ हो जाता है दिमाग में से। क्योंकि जब आप चित्रहार देख रहे हैं और आपको गीत सुनाया जा रहा है, चोली के पीछे क्या है और चीज बढ़िया मस्त मस्त, तो आप राष्ट्र की बात सोचेंगे, उससे समाज की बात सोचेंगे कि देश की बात सोचेंगे? इसलिए मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आज आपके चिंतन की, आपके विचार की इस राष्ट्र को जरूरत है। तो वो चिंतन और विचार आप तब कर सकेंगे जब टेलीविजन देखना बंद करें। तो मेरा आपसे आखिरी निवेदन है कि आप टीवी बंद करिए, और टीवी इसलिए भी बंद करिए कि ये देखने लायक नहीं है। जिससे भी मैं पूछता हूं कि भाई टीवी क्यों देखते हो, हर व्यक्ति एक ही जवाब देता है, राजीव भाई मनोरंजन करने के लिए। अब वो मनोरंजन में क्या होता है, घर के छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ उनके मम्मी पापा, उनके साथ उनके दादा दादी, सब आंखें फाड़ फाड़ के चित्रहार देखते हैं जो देखने लायक नहीं। और दादा दादी 3-3 पीढ़ियां एक साथ बैठ के 60-60 साल के बूढ़े चित्रहार देखते, पता नहीं क्या मजा आता है। शर्म नहीं आती किसी को अपनी आंखों में कि क्या देख रहे हैं। उनके बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, और पूरा का पूरा परिवार का सत्यानाश हो रहा, मर्यादाएं खत्म हो रही। इसलिए आप ये टीवी बंद करिए, और इसलिए भी बंद करिए कि ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स, बुद्धू बक्सा है। और इसकी इडियोसिटी कितनी जबरदस्त है उसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। ये टेलीविजन पे किस तरह की इडियोसिटी आती है। एक एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें एक छोटा सा बच्चा कहता है, आई एम ए कॉम्प्लोन बॉय। तो फिर एक छोटी सी बच्ची कहती है, आई एम ए कॉम्प्लोन गर्ल। इसका माने क्या है, मैं कॉम्प्लोन का बेटा हूं और मैं कॉम्प्लोन की बेटी हूं। और कॉम्प्लोन क्या है, टिन का डिब्बा। अब आप बताइए, टिन के डिब्बा के बेटा बेटी हो सकते? और अगर टिन के डिब्बा के बेटा बेटी हो रहे हैं तो ये आपके पुरुषत्व को सबसे बड़ी चुनौती है। बेटा बेटी मम्मी पापा के हैं कि कॉम्प्लोन के? फिर आप कहते हैं, आजकल के माँ बाप से मैं एक ही बात सुनता हूं, राजीव भाई
हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है, हमारी मानते नहीं है, वो सुनेंगे मानेंगे कैसे? वो आपके हैं कहां? वो तो कॉम्प्लोन के। इसलिए ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स। और इसकी इडियोसिटी का एक दूसरा उदाहरण, टेलीविजन पे जाहिरात आता है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अभी अब बताइए कि तंदुरुस्ती अगर लाइफ बॉय से आती है तो भोजन क्यों करते? आज के बाद सब भोजन करना बंद करिए, एक एक लाइफ बॉय खरीद लीजिए और दिन में 10-10 बार रगड़िए, सबकी तंदुरुस्ती बने। ऐसे ही इडियोसिटी दिखाते हैं। टेलीविजन पे कहता है लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है। कभी टीवी नहीं कहता कि मैल में छुपे कीटाणुओं को मार देता, हमेशा कहता धो डालता है। इसका मतलब जानते हैं क्या? जो कीटाणु मैल में छुप गए हैं इनको धो पोंछ के और तंदुरुस्त बना देता है। इसलिए ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स है। क्या दिखाते हैं जाहिरात में? एक खिलाड़ी है जो फुटबॉल खेलना नहीं जानता, लाइफ बॉय लगा के जब फुटबॉल खेलने जाता है बिना गोल मारे वापस नहीं लौटता। तो मुझे लगता है भाई लाइफ बॉय लगाने से ही इतना अच्छा कोई खिलाड़ी बनता है तो पूरी की पूरी फुटबॉल टीम को लाइफ बॉय की एजेंसी दे देनी चाहिए। क्योंकि हमारी फुटबॉल टीम जब ओलंपिक में जाती है तो 0 अंडा लेके आती है, क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो जाती है। उस दिन मुझे इतना अफसोस होता है कि एक एक खिलाड़ी को 2-3 पैकेट लाइफ बॉय के मिले होते तो 10-12 गोल्ड मेडल तो आ ही जाते फुटबॉल। ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स है। क्या इडियोसिटी दिखाते हैं? टेलीविजन पे एक जाहिरात आता है, फेयर एंड लवली। क्या है? गोरेपन की क्रीम। अभी आप बताइए, फेयर एंड लवली लगाने से सब गोरे हो जाते तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं रहना चाहिए। आप एक नहीं 100 फेयर एंड लवली लगाइए, आप जैसे हैं वैसे ही रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही टेलीविजन की इडियोसिटी है, उस पर एक जाहिरात आता है, रोटोमैक, एक पेन है। क्या होता है उससे? लिखते लिखते, हाँ, जरा बताइए कि ऐसा भी कोई पेन आता है जिससे लिखते ही लिखते सब हो जाए? और आपके देश के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि लिखते लिखते सब करने के लिए जा रहे हैं? इसलिए ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स है। और इसकी इडियोसिटी का नमूना देखिए, एक विज्ञापन आता है कॉलगेट का। उसमें क्या दिखाते? 2 पति पत्नी साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती है और अपनी सहेली से कहती, कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है, सांस में बदबू, चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। तो उनके घर में कॉलगेट आ जाता है। उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है वो कॉलगेट रगड़ते हैं। कॉलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है और नीचे एक लाइन लिखते हैं, दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं इसका मतलब क्या? इसका मतलब है 2 पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। बताइए, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ हो सकती है? भारतीय संस्कृति कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पर टिका होता है। ये इडियट बॉक्स कह रहा है कि कॉलगेट पेस्ट पे टिका हुआ। और ये टेलीविजन की इडियोसिटी इतनी बढ़ गई है, अभी टेलीविजन पे एक जाहिरात आता है, चिकलेट्स की गोलियां। तो चिकलेट्स की गोलियों का क्या विज्ञापन आता है? एक भाई आता है, कोई नौजवान, वो एक लड़की को चिकलेट्स की गोलियां देता है, लड़की उसके पीछे पीछे चल देती है। माने इस देश की लड़कियां इतनी सस्ती हैं कि चिकलेट्स की गोली पर किसी के भी पीछे चल गए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये टेलीविजन नहीं है, इडियट बॉक्स है। और आप क्या करते हैं कि बार बार लगातार यही इडियोसिटी देखते हैं, बेवकूफी देखते हैं और आप फिर वही बेवकूफी करते हैं बाजार में जाके, वो सामान खरीद के लाते हैं। इसलिए मैं आपसे मना कर रहा हूं कि ये टीवी बंद करिए। और ये टीवी इसलिए भी बंद कर दीजिए कि बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अभी मैं पूना में था, मेरा जाहिर व्याख्यान हुआ, एक डॉक्टर आया मेरे पास व्याख्यान के बाद, उसने बताया, राजीव भाई पूना के मेंटल हॉस्पिटल में वो डॉक्टर नौकरी करता। उसने बताया कि एक बच्ची है 12 साल की, जी हॉरर शो देखकर पागल हो गई, उसका इलाज चल रहा अभी पूना। अभी चंद्रपुर में जब मैं गया था तो मेरे जाहिर व्याख्यान के बाद एक बहुत ही गरीब मजदूर आया रोता हुआ, मंच पे आ गया
कहने लगा राजीव भाई मेरे घर का तो सत्यानाश हुआ। मैंने कहा क्या हुआ तेरे घर में? तो कहने लगा मैं बहुत गरीब मजदूर हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं, लेकिन मेरा एक 11 साल का बेटा वो रोज मुझको कहता था कि टीवी लाओ टीवी लाओ टीवी लाओ। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने बैंक से कर्जा लेके टीवी खरीद लिया, और टीवी खरीद लिया तो उसका जो 11 साल का बेटा था वो टेलीविजन पे एक सीरियल देखता था, उसका नाम था शक्तिमान। तो वो शक्तिमान सीरियल में पता नहीं क्या दिखाते हैं कि वो कोई है घूमता हुआ ऊपर से कूदता है, जमीन पे आता है, कोई हीरो है उसका। तो बच्चा देखता था उसको गौर से। एक दिन क्या किया उसने, छत पे चढ़ गया और घूमते हुए कूदा छत पर से, उसके दोनों पैर टूट गए। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, डॉक्टरों ने एग्जामिन किया, उसके बाद उसको पैरालिसिस का अटैक आया, उसकी दोनों टांगें बेकार हो गई हमेशा के लिए। तो गरीब मजदूर कह रहा था कि राजीव भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यही 11 साल का बेटा मेरी संपत्ति थी, ये चला गया मेरे हाथ से, अब क्या करेंगे? टेलीविजन का क्या असर होता है बच्चों पर, ये अहमदाबाद शहर की एक दुर्घटना में आपको बता रहा हूं। एक 7 साल की बच्ची ने अपने 1.5 साल के भाई को वॉशिंग मशीन में डाल दिया। क्यों? वो जो उसका 1.5 साल का भाई था वो थोड़ा काले रंग का था, उस बच्ची को ऐसा लगता था कि वॉशिंग मशीन से हर चीज साफ होकर निकलती है, तो उसने डाल दिया उसमें और बटन चला दिया उसने। खून ही खून और बच्चा मर गया। अब वो 7 साल की बच्ची का कसूर क्या, क्योंकि रोज तो वो टीवी पे यही देखती थी। मेरे इलाहाबाद शहर के बाजू में लखनऊ एक शहर है, वहां क्या हुआ, पिछले साल एक 4.5 साल का बच्चा था, वो क्या करता था, टेलीविजन पे एक विज्ञापन देखता था, थम्स अप का एक विज्ञापन आता था, उसमें एक नौजवान पैर में रस्सी बांध के उल्टा कूदता था। तो वो 4.5 साल के बच्चे ने एक दिन अपने दोनों पैर में रस्सी बांधी, छत पे से कूद गया, सड़क पे गिरा, सिर फटा और मर गया। कितना बुरा असर पड़ता है बच्चों पर टेलीविजन का, उसके लिए मैं कुछ नमूने आपको दे रहा हूं। और अमेरिका में भी यही हालत है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, अमेरिका में भी यही हालत। अमेरिका में अभी 2 बच्चों ने, प्राइमरी स्कूल के 2 बच्चों ने अपनी क्लास के 5 बच्चों का मर्डर कर दिया राइफल से। एक बच्चे की उम्र 11 साल, दूसरे की उम्र 13 साल। और उन दोनों बच्चों को पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस ने उनसे पूछा कि तुमने ये क्यों किया, क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अमेरिका में सजा नहीं दी जा सकती। तो पुलिस ने पूछताछ की, तो दोनों बच्चों ने कहा कि हम 15 दिन से एक सीरियल देख रहे थे, उस सीरियल में जो हीरो है वो ऐसे ही मर्डर करता था, तो हमने कर दिया। उसके बाद अभी टेक्सास के एक सबर्ब में दूसरी दुर्घटना हुई। एक खुली जीप में अमेरिका के 10-12 बच्चे सवार हुए, उनके हाथ में स्टेन गन थी। टेक्सास के एक सबर्ब में गोलियां चलाते हुए बाजार में से निकल गए, 34 लोगों को मार दिया। पुलिस ने उनको पकड़ा, उन नौजवानों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने एक फिल्म देखी टेलीविजन पे, उसमें इसी तरह से गोलियां चलाई गई थी, तो हमने चलाई। उसके बाद बिल क्लिंटन ने सेनेट में स्टेटमेंट किया, उन्होंने कहा कि अमेरिकी बच्चे अगर टीवी देखकर हत्याएं करना सीख रहे हैं और हत्यारे बन रहे हैं, तो हमको ये टेलीविजन चैनल बंद करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो शायद अब वहां टेलीविजन चैनल बंद होंगे, लेकिन दुर्भाग्य मेरे देश का है कि जो कुछ वहां बंद होता है वो भारत में चालू हो जाता है। स्टार टीवी बंद हुआ यूरोप में, वो यहाँ चालू हो गया। CNN बंद हुआ यूरोप में, बहिष्कार हुआ, वो यहाँ चालू हो गया। जी और इस तरह के बेवकूफी के सीरियल कोई नहीं वहां चलते, वो यहाँ चालू हो गया। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नाम का टीवी सीरियल पूरे यूरोप में बैन है। सिर्फ ब्रिटेन को छोड़कर बाकी दुनिया के किसी भी देश में नहीं चलता। फ्रांस की सरकार ने सबसे पहले बैन किया था बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, लेकिन हमारे देश में धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे तमाम उल्टे सीधे टीवी सीरियल आपके बच्चे देख रहे हैं, जिसका बहुत बुरा असर उन बच्चों के मन पर पड़ रहा है। और आप जानते हैं बच्चे बहुत भोले होते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं अपने जीवन में, जो सुनते हैं वही करते हैं अपने जीवन में। तो हमारे देश के बच्चे क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस देश के बच्चों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, गाना चाहिए, मेरा रंग दे बसंती चोला, और ये गा रहे हैं चोली के पीछे क्या। कितनी गिरावट आई है संस्कृति में इस टेलीविजन से, उसका ये नमूना। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी जल्दी संभव हो ये टीवी चैनल बंद करिए, और इसलिए भी बंद करिए कि बहुत सारे टीवी चैनल अमेरिका के हैं। स्टार टीवी अमेरिका का है, ESPN अमेरिका का है, CNN अमेरिका का है, और ये सारे के सारे टीवी चैनल जब चलते हैं हमारे घर में, तो इन टीवी चैनलों का पैसा हिंदुस्तान से बाहर जाता है। एक साल में जी सिनेमा, स्टार मूवीज और ESPN, इन 3 चैनलों का 225 करोड़ रुपया भारत से चला जाता है विदेश में। तो पैसा भी हमारा जा रहा है, बर्बादी आ रही है हमारी, और देश के बच्चों के संस्कार भी खराब हो रहे हैं।
तो ये संस्कार खराब हो गए और बच्चों का चरित्र बर्बाद हुआ, तो आने वाली नौजवान पीढ़ी को क्या नसीहत देंगे। इसलिए मेरा आपसे ये आखिरी निवेदन है कि इस देश की नौजवान पीढ़ी बचे और इसके संस्कार बचे, भारतीय संस्कृति बचे। इसके लिए जितनी जल्दी हो अपने घर का टीवी बंद कर दीजिए। आप पूछेंगे फिर क्या करें मनोरंजन के लिए? बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को दीजिए, साहित्य की पढ़ाई करिए और आप कराइए। बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए और आप खुद सीखिए। कला की शिक्षा दीजिए और सिखाइए। साहित्य, संगीत, कला, इन तीन चीजों में जो बच्चों को शिक्षा मिलेगी और मनोरंजन होगा वो किसी भी दूसरे चीज में नहीं है। तो मेरा आपसे ये आखिरी निवेदन है कि घर से टीवी निकालिए, साहित्य, संगीत, कला के माध्यम से बच्चों में परिष्कार डालिए, संस्कार डालिए और इस देश के साथ जो सांस्कृतिक आक्रमण चल रहा है इसको रोकने में मदद करिए। तो आपसे यही छोटी छोटी कुछ बातें कहने आया था। स्वदेशी अपनाइए, टेलीविजन का बहिष्कार करिए, अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करिए, ज्यादा से ज्यादा इस देश के आसपास बनने वाले सामान को खरीदिए, हमारे देश के छोटे उद्योग जो बनाते हैं वो सामान खरीदिए, तो इस देश की अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं। स्वदेशी ला सकते हैं तो अर्थव्यवस्था बचेगी, टेलीविजन बंद होगा, केबल कनेक्शन का बहिष्कार होगा तो संस्कृति बचेगी। और इसी सब काम के लिए आपसे कुछ दान मांगने आया, वोट मांगने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। किसी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं, ना आपसे नोट मांगने आया। आपसे वोट नहीं चाहिए, आपसे नोट नहीं चाहिए। आप फिर पूछेंगे क्या चाहिए हमको? मुझे आपसे क्या चाहिए? आपका एक तो संकल्प चाहिए जो आप अपने जीवन में धारण करेंगे स्वदेशी का, और दूसरा आपसे समय दान चाहिए। एक दिन में आपके पास 24 घंटे का समय है, इसमें से 23 घंटे आप अपने लिए रखिए, 1 घंटे का समय दान करिए। तो 1 घंटे में आप क्या करेंगे? जो कुछ मैंने आपसे कहा यही बात आप रोज कम से कम 2, 3, 5 लोगों को कहिए, कम से कम। और रोज अगर एक व्यक्ति को भी आप ये बात कहें तो साल में 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचेगा। और जो भी व्यक्ति यहाँ है, अगर एक एक व्यक्ति साल में 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा तो एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश में हो जाएगी। तो घर घर, गांव गांव, गली गली इस विचार का प्रचार करना है, और घर घर, गांव गांव, गली गली इस विचार के प्रचार के लिए आपका संकल्प चाहिए, आपका समय दान चाहिए। इस काम में जो भी लोग समय दान देना चाहते हो, जिनको भी लगता हो कि राजीव भाई हम इस काम में लग सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो अपना नाम पता, वहां एक स्टॉल लगा हुआ है जिस पर कुछ पुस्तकें और कैसेट मिल रही हैं, वो आप देकर जाइएगा। आपका नाम पता हमारे पास रहेगा। हम सारे देश में इस आंदोलन को चला रहे हैं और इसके माध्यम से एक बड़ा संगठन बना रहे हैं, क्योंकि बिना संगठन के कोई भी बड़ा काम लंबे समय तक इस देश में नहीं किया जा सकता। तो आप जैसे लोगों का समयदान अगर मिलेगा तो ये संगठन बनेगा, और ये संगठन बनेगा, सारे देश में चलेगा, तो एक नए तरह की क्रांति का सूत्रपात इस देश में होगा, जिसमें वोट नहीं, नोट नहीं, समय के दान के साथ राष्ट्र और समाज का काम करना है। उसी काम के लिए मुझे आपसे थोड़ा सा समय दान की अपेक्षा है। अगर आप दे सकें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।